यदि आप दिल से एक फौजी से प्यार करते हो, उसका सम्मान करते हो, तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा। यह कहानी उस फौजी से संबंधित है जो एक दिन पहले ही अपनी माँ और पत्नी दोनों को फोन पे कहता है कि माँ, मैं कल सुबह 9 बजे तक घर आ जाऊंगा। लेकिन दुर्भाग्य से उसी शाम को उनकी गाड़ी पर आतंकवादी हमला हो जाता है और वह फौजी शहीद हो जाता है। और उसके बाद उसकी डेड बॉडी घर पहुंचने से पहले ही उसकी आत्मा घर चली जाती है। तो साथियों, आगे इस कहानी को सुनिएगा, दिल थाम करके सुनिएगा। और यदि यह कहानी आपको अच्छी लगती है तो सैनिक के सम्मान में आप चैनल को सब्सक्राइब करिए या मत करिए, लेकिन एक प्यारे से कमेंट में जय हिंद जरूर लिखिएगा। तो साथियों, शुरू करते हैं इस कहानी को, जिसका टाइटल है मेरी मौत के बाद। एक जोरदार प्रहार के साथ घर के आईने को तोड़ते हुए मैं जोर से चिल्लाते हुए बोला, पागल हो गया तू? कम से कम तू तो मुझे देख, एक आईना ही तो होता है जो कभी झूठ नहीं बोलता, और आज तेरे भी नखरे हो रहे हैं। तभी पूजा भागते हुए आई और टूटे हुए शीशे को हैरानी से देखते हुए मम्मी को जोर से आवाज लगाते हुए बोली, माँ कोई भी नहीं है कमरे में, और यह शीशा पता नहीं कैसे टूट गया। तभी मम्मी ने अंदर से आवाज दी कि बिल्ली होगी कोई, बेड के नीचे छिप गई होगी, ध्यान से देख। पूजा ने बिल्ली का नाम सुना तो ऐसे डर के भागी कि मुझको हंसी ही आने लगी। मैं उसके पीछे भागते हुए गया। अरे नहीं है बिल्ली, कहाँ भाग रही है? पूजा अचानक भागते भागते रुक गई और अजीब सहूलियत के साथ पीछे मुड़कर देखा, जैसे उसने सब कुछ सुन लिया होगा। मैं खुश हो गया, मुझे लगा चलो कोई तो है जो मुझे सुन पा रहा है। पूजा, मैं हूं तुम्हारा ध्रुव। हाँ हाँ पूजा, मैं तुम्हारा ध्रुव। पूजा, तुम मुझे सुन पा रही हो ना? कहते हुए मैं पूजा की तरफ गया। पूजा मेरे लिए नहीं रुकी थी, बल्कि दरवाजे पर उसकी चुनरी फंस गई थी। वह अब वापस दरवाजे के पास आने में आलस करते हुए कुंडे में फंसे दुपट्टे को दूर से ही झटका देकर निकालने की कोशिश करने लगी। मैंने दरवाजे के पास जाकर धीरे से उस दुपट्टे को दरवाजे से निकाला और धीरे धीरे उसके पास ले जाने लगा, लेकिन उसने मेरे पास पहुंचने का इंतजार किए बिना ही किचन की तरफ दौड़ लगा दी। मैं भी दुपट्टे का दूसरा छोर पकड़े उसके पीछे पीछे भागने लगा। पूजा और उसकी लहराती चुनरी किचन में माँ के पास पहुंची। तेज भागने की वजह से किचन में भी उसका ब्रेक नहीं लगा और वह माँ से जा टकराई। अब माँ का भी माथा ठनक गया। मैं सोचने लगा कि अब खाएगी यह डांट, बावली लड़की है बिल्कुल, भला बिल्ली से इतना कौन डरता है। माँ ने पूजा से कहा कि क्या हो गया है तुझे, क्यों इतना भाग रही है? और अपनी बहू को संभालते हुए हंसकर बोली कि बिल्ली ही होगी कोई, चीता तो या शेर तो है नहीं कोई जो इतना डर गई। पूजा बोली, पर माँ जी पूरा शीशा टूट गया है, पता नहीं कैसे, अब जरूरी थोड़ा ही है कि बिल्ली ही होगी। माँ बोली, तू फौजी की बीवी होकर इतनी डरपोक क्यों है? छिपकली, कॉकरोच और चूहे तो जैसे कोई आतंकवादी हैं तेरे लिए, और कारतूस लेकर तेरे पीछे भाग रहे होंगे। हाँ, आज आएगा ध्रुव तो बोल देना कि पहले घर के आतंकवादियों का सफाया करो, बॉर्डर के तो करते ही रहते हो। पूजा भी हल्की सी मुस्कुराहट के साथ चूल्हे में चढ़ाई हुई खीर को चम्मच से हिलाने लगी। वाह, कितनी खुशी है दोनों में मेरे आने की। और मैं हूं कि सुबह से थक गया हूं दोनों को यह बताते बताते कि मैं आ गया हूं। कब से तो आगे पीछे घूम रहा हूं इनके, लेकिन नहीं, इनको मुझसे कोई मतलब नहीं है, मेरे लिए पकवान बनाने से मतलब है। माँ ने पूजा से कहा कि तू खीर को मत हिला ज्यादा, जाकर ध्रुव को फोन कर। कल रात को बात हुई थी, बोल रहा था कि सुबह 8 बजे तक आ जाऊंगा, नाश्ता तैयार रखना, और देख 8:45 बज गए हैं, अभी तक नहीं आया। पूजा ने कहा कि सुबह से 4 बार कर लिया है फोन, लेकिन वो नहीं उठा रहे हैं। मेरी तो गुड मॉर्निंग तक का भी जवाब नहीं दिया। आने दो उनको, आज मैं तो बात भी नहीं करूंगी। माँ कहने लगी कि सोया होगा गाड़ी में, जाम लगा होगा, जानबूझकर थोड़ा ही तुझे इग्नोर करेगा। तू एक बार और कर फोन, जा मेरे फोन से ट्राई कर, हो सकता है कि इस बार फोन उठा ले। पूजा ने फ्रिज के ऊपर से माँ का फोन उठाया और मेरा नंबर डायल करने लगी। मैं मुस्कुराते हुए सोचने लगा कि पूजा को मेरा नंबर याद रहता है, वह अपने फोन से भी मुझे नंबर डायल करके ही फोन करती है, जबकि नंबर सेव रहता है और कॉल हिस्ट्री में भी पहले या दूसरे नंबर पर ही रहता है, लेकिन यह फिर भी आदत से मजबूर है। खैर,
भोली जो ठहरी। पूजा बोली कि माँ घंटी तो जा रही है लेकिन वो उठा नहीं रहे। घंटी की आवाज सुनकर मैंने जेब को टटोला तो मेरी जेब में फोन नहीं था। संदेशे आते हैं वाले गाने की सीटी मुझे इतनी पसंद थी कि मैंने रिंगटोन पर वही लगाई थी। शायद मेरा फौजी होना भी एक कारण था और उस गाने से मुझे बहुत ज्यादा लगाव था। फोन की रिंगटोन की आवाज एक सुनसान जंगल में गूंज रही थी। मोबाइल जमीन पर हल्की दूब घास से ओस की बूंदों को ओढ़े हुए वाइब्रेट कर रहा था और उसके थोड़ी ही दूर एक गाड़ी का एक दरवाजा अध जला हुआ था और कांच के काले टुकड़े थे और पास ही एक गाड़ी के पहिए में अब तक आग लग रही थी। रिंगटोन की आवाज कानों में गूंज रही थी क्योंकि मैं अभी मोबाइल के पास जा चुका था। मोबाइल के पास जलती हुई गाड़ी और झाड़ियों में फंसी कुछ लाशों को देखकर मैं हैरान था। मोबाइल को पास जाकर देखा तो मेरी माँ का फोन आ रहा था और मैं जानता था कि मेरी पत्नी पूजा कर रही है। उन्हीं लाशों में खुद को देखकर मैं जोर से चिल्लाया, नहीं। मेरी नहीं बोलने की आवाज पूरे इलाके में गूंजी थी, वो भी सिर्फ मेरे लिए। मैं चारों तरफ गर्दन घुमाते हुए धीरे से खुद की लाश के पास गया और उसे उठाने लगा। उसके सीने को मलने लगा ताकि सांसें वापस आ सके, लेकिन यह एक असंभव कार्य था। मैं हिम्मत हार चुका था। एक तरफ पूजा और मां दोनों को मेरा इंतजार था, वहीं दूसरी तरफ मेरी गाड़ी का ब्लास्ट हो चुका था। मेरी तो नहीं लेकिन सरकारी गाड़ी थी जिसमें मैं और मेरे 5-6 और साथी थे। शायद गाड़ी सड़क से नीचे गिर गई थी। मैं रात के उस वक्त को याद करने लगा जब हम एक साथ बॉर्डर के पास लगे कैंप से अपनी छुट्टी अप्रूव करा के लौट रहे थे। सारे भाई लोग भी उतने ही खुश थे जितने हम 7 लोग जिन्हें छुट्टी मिली थी। तभी मेरा एक साथी जवान राहुल शरारती अंदाज में बोला, ध्रुव यार, हमारा मन नहीं लगेगा, तेरे बिना रात को कंबल कुटाई किसकी करेंगे। राहुल मेरा सबसे बेस्ट फ्रेंड था और परेशान भी सबसे ज्यादा मुझे ही करता था। जब वह परेशान करता था तब मुझे ऐसा लगता था कि जैसे वह दोस्ती के नाम पर बस मजाक उड़ाता है मेरा। मैं बहुत बार उससे तंग आकर हमेशा के लिए झगड़कर दोस्ती से छुट्टी लेने की सोच लेता था। उसका बात बात पर छेड़ना और बाकी लोगों के साथ मेरी खिल्ली उड़ाना मुझे पसंद नहीं था, लेकिन हर मुसीबत में जब वह मेरा साथ देता था तो मुझे यकीन हो गया कि वह बस मजाक करके सबको हंसाता है लेकिन दोस्ती भी तो निभाता है। उस दिन जब 4 आतंकवादियों ने कैंप पर हमला किया तो बाकी सब लड़ते लड़ते वहां से निकलकर दूसरी तरफ भाग चुके थे, लेकिन राहुल तब तक दीवार लांग कर नहीं गया जब तक मैं वहां पर फंसा हुआ था, जबकि वही सबसे फुर्तीला था। उसने पहले मुझे दीवार लंघवाया, उसके बाद खुद लंबी छलांग लगाई। उस दिन पहली बार मुझे एहसास हुआ कि राहुल ही मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। कल शाम को हंसते हंसते राहुल ने मुझे विदा किया और खिल्ली उड़ाते हुए कहा कि अब तू कुछ दिन अपनी बीवी के पल्लू में बंधे रहना, जिसे परसों मैंने आई लव यू बोला था। सब लोग हैरानी से राहुल की तरफ देखने लगे तो मैंने हंसते हुए सारी बात बताई कि राहुल ने मेरे फोन से पूजा को मैसेज भेजा था क्योंकि पूजा से मेरा झगड़ा हो गया था। मैंने उसे बताया था तो पता नहीं कब इसने ऐसी हरकत कर दी। कमीना है ये उल्लू का पट्टा, दोस्त नहीं है। सब लोग उसकी इस बात पर हंसने लगे। हम गाड़ी से थोड़ी दूर ही गए थे कि राहुल का सैड इमोजी के साथ मैसेज आ गया, आई मिस यू यार। मैंने स्माइली फेस भेजते हुए उसका मजाक उड़ाया क्योंकि मुझे पता था कि वह यहां भी कोई गेम खेलेगा। गाड़ी निकल पड़ी पिंजौर की तरफ। पंजाब बॉर्डर से होते हुए हिमाचल की तरफ जाना था क्योंकि सब लोगों को छोड़ते हुए जाना था। मैंने गाड़ी के लास्ट वाली सबसे बड़ी सीट पर कब्जा किया और पेट के बल लेटकर कोहनी के ऊपर सारा भार देते हुए मोबाइल हाथ में ले लिया। पूजा को मैसेज करते हुए लिखा, अब तो खुश होना, मैं छुट्टी लेकर आ रहा हूं, वह भी पूरे 1 महीने की। साथ में मैंने लास्ट सीट पर लेटे हुए एक सेल्फी ली और पूजा को सेंड कर दिया। तब भी पूजा को यकीन नहीं आया क्योंकि उसके साथ अक्सर मैं ऐसे ठिठोली करता रहता था, पुरानी फोटो को भेज करके। उसने तुरंत वीडियो कॉल कर दिया। तब मेरे पास हेडफोन नहीं था तो मैंने फोन काटते हुए पहले बैग से हेडफोन निकाला, उसके बाद दोबारा कॉल लगाने लगा तो पूजा का मैसेज आ गया, मुझे पता है कि आप आ रहे हो। वीडियो कॉल कर रही थी लेकिन अब माँ के साथ मार्केट जा रही हूँ, शाम को कर लूंगी,
टाइम लगेगा तो, नहीं भी किया तो भी कल तो आप आ ही जाओगे। पूजा का मैसेज देखने के बाद मैंने कॉल बैक नहीं किया, माँ को कॉल कर लिया। हेलो प्रणाम माँ। माँ ने कहा बैठ गया तू गाड़ी में, थोड़ा ध्यान से आना ठीक है। लेकिन माँ आपको कैसे? मैं कुछ कहता कि माँ दोबारा बोलने लगी कि मुझे बहुत दिनों से ऐसा लग रहा था कि तेरे से मुलाकात होने वाली है, और जब बहू ने खुश होकर बताया कि तू आ रहा है तो मैं समझ गई कि मेरा उस दिन का सपना जरूर पूरा होगा। 2-4 दिन पहले ही सपने में तू आया था घर। मैंने कहा सपने तो मुझे भी आते हैं मम्मी, लेकिन बहुत अजीब अजीब से, ऐसे सपने कि मैं किसी को बताऊं तो भी कैसे। अजीब तरह से शुरू होते हैं और अजीब तरह से खत्म होते हैं। तब माँ ने कहा कि तू तो बचपन से ही अजीब अजीब सपने देखता है, तेरे सपनों पर तो किताब भी लिखी जा सकती है। अभी वह सब छोड़, तू यह बता कि नाश्ता क्या करेगा कल सुबह। मैंने कहा माँ ऐसे मत पूछो, आप जो भी पकाती हो वह सब स्पेशल ही होता है, कुछ भी पका लेना, मैं 8 बजे तक घर पहुंच जाऊंगा। अब माँ को मार्केट जाना था पूजा के साथ, तो मैंने जल्दी ही फोन काट दिया। रास्ते में नेटवर्क प्रॉब्लम बहुत आती है, नेट भी नहीं चल रहा था, तो मैंने मोबाइल में गाने चलाकर सोना ही बेहतर समझा। मेरी एक और खास बात थी जिसके कारण मेरा मजाक भी बनाते थे दोस्त। वह खास बात यह थी कि मैं जहां आंखें बंद करके 5 मिनट रह लिया तो मुझे वहीं पर नींद आ जाती थी, कभी कुर्सी में, कभी किसी पत्थर पर, और कभी कभी तो कैंप के अंदर ही चटाई बिछाकर सो जाता था। इतनी प्यारी नींद थी कि इंतजार करती कि आंखें कब मूंदे। गाना सुनते सुनते ही मुझे गाड़ी में नींद आ गई। उस नींद के बाद का मुझे कुछ याद नहीं। मैं घर चला गया तो मुझे कोई देख नहीं पा रहा था। मैंने घर का शीशा तक इसलिए तोड़ दिया क्योंकि उसमें मेरी परछाई भी नहीं दिख रही थी। पूजा ने भी नहीं देखा और ना ही माँ ने। जब पूजा ने माँ के फोन से फोन किया तो मैंने पाया कि मैं तो किसी जंगल में ही बेसुध पड़ा हूं। फोन पर फोन आ रहे थे और मैं अपने चारों तरफ जल रहे गाड़ी के पुर्जे और साथियों की लाश को देख रहा था। एक अजीब सा डर मेरे मन में था क्योंकि मुझे अभी अभी पता लगा कि शीशे में मेरे नहीं दिखने की असली वजह क्या थी। पूजा ने क्यों मुझे नहीं देखा, क्यों माँ को मैं महसूस नहीं हुआ, मुझे सब मालूम हो चुका था। इस सब का कारण था कि मैं मर चुका था, लेकिन मेरी आत्मा को सिर्फ घर जाने की बेचैनी थी, इसलिए वह शरीर को छोड़कर चली गई थी। अब मैं घुटने के बल अपने गिरे पड़े मोबाइल की तरफ गया। झाड़ियां इतनी थी कि कोई ठीक से तनकर चल भी नहीं सकता। जैसे ही मैं मोबाइल को पकड़ने लगा तो मोबाइल के पास किसी का पैर नजर आया। मैंने उस पैर को देखते हुए ऊपर की तरफ गर्दन उठाई तो एक लड़खड़ाते हुए फौजी को अपने सामने पाया, जिसने वह मोबाइल उठाया और आने वाली कॉल को डिस्कनेक्ट करके एक हेल्पलाइन नंबर डायल कर लिया। हेलो, गाड़ी नंबर 136A/2 अमृतसर टू हिमाचल पलट गई है और गाड़ी के सारे जवान मौत के घाट उतर गए हैं। मैं ही बच गया क्योंकि जब गाड़ी पर आतंकवादियों का हमला हुआ था तब मैं गाड़ी में नहीं था। गाड़ी पर इलेक्ट्रिक कारतूस से हमला करके उसका बैलेंस बिगाड़ दिया गया और पलटते हुए गाड़ी पर गोलियां चलाई गई और मैं बहुत मुश्किल से सभी फौजी भाइयों की लाश तक पहुंचा हूं। सामने से जवाब आया कि ओके हम करते हैं कुछ, कहते हुए कॉल डिस्कनेक्ट हो गया। मैंने खुद से कहा अरे यह तो रघु है, और झाड़ी को हटाते हुए रघु के पास गया। रघु से मैं कुछ कहता कि एक बार फिर पूजा का कॉल आया। रघु ने नाम पढ़ा और खुद से कहा कि क्या कहूं मैं पूजा भाभी को, कैसे उठाऊं फोन। इधर बार बार मैं रघु को बोल रहा हूं, अरे उठा लेना प्लीज, उठा ले और बोल दे कि ध्रुव आ रहा है, उसे बोल देना प्लीज भाई। इतने में ही रघु बोल पड़ा, भाभी मुझ में हिम्मत नहीं है बताने की, लेकिन ध्रुव आएगा। ध्रुव घर तो जाएगा जरूर, और वह भी पूरे शान से, लेकिन तिरंगा उसका कफन होगा, तिरंगे में जरूर जाएगा। रघु अकेले अकेले आंखों में पानी लिए मेरी मौत की खबर दे रहा था और साथ ही साथ आतंकवादियों से लड़ने के बारे में मेरी तारीफ भी की जा रहा था। अरे बस कर मेरे भाई, रो मत, तुम मेरे लिए रोते हो और मुझे फिक्र उस माँ की है जिसने कल शाम को भी ठीक से खाना नहीं खाया होगा, यह सोचकर कि कल सुबह अपने बेटे के साथ खाना खाऊंगी। और मेरी बीवी पूजा,
कितनी बदनसीब है वो। उसे तो प्यार से गले भी साल में एक ही बार लगाता हूँ। वह भी इंतजार कर रही होगी कि मैं कब आऊँगा, और जब आऊँगा तो पहले ढेर सारी शिकायत करेगी और उसके बाद अपने दिल की बात बताएगी, और मैं फिर से उसका हाथ पकड़कर अंगुली से उसे घुमाते हुए किसी हिंदी पुराने जमाने के गाने के साथ घूमूंगा। आखिर उसे भी गर्व होता है कि उसका पति फौजी छुट्टी लेकर आया है, जिसे वह सुबह शाम याद करती है। बहुत सारे अरमानों पर पानी फिर चुका था। मैं भी ठहर गया और रघु भी अभी तक वहीं रुका था। उसने फिर से फोन किया, लेकिन अपने मोबाइल पर, क्योंकि उसका मोबाइल खो चुका था और उसे उम्मीद थी कि उसका मोबाइल यहीं कहीं पर गिरा होगा। लेकिन माँ और पूजा दोनों को ही रघु की बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ। उन्हें घबराहट तो बहुत हुई। उन्होंने फिर राहुल के पास फोन किया, क्योंकि उन्हें मालूम था कि राहुल ही मेरा सबसे अच्छा दोस्त है और वह सब कुछ सच बताएगा कि आखिर हुआ क्या है। क्योंकि ध्रुव 9 बजे तक घर आने वाला था। फिर ऐसा क्या हो गया कि अभी तक नहीं पहुंच पाया। पूजा ने राहुल को फोन किया। हेलो भैया, क्या आपकी बात हुई ध्रुव से? राहुल के पास कहने को शब्द नहीं थे। उसने कांपती रोती आवाज में कहा कि भाभी आप टीवी खोल लो। कहते ही राहुल ने फोन काट दिया। टीवी खोल लो सुनते ही पूजा सुन्न पड़ गई। एक तरफ राहुल की दर्द भरी आवाज और ऊपर से उसने कुछ बताया भी नहीं। पूजा की हिम्मत ही नहीं हुई टीवी खोलने की। फिर भी वह हिम्मत करके आगे गई और टीवी खोलते हुए सोफे पर बैठ गई। पूजा को शांत देखकर मां की चीख निकल गई। सुबह सुबह शीशे का टूटना पहले ही अपशकुन हुआ था। ऊपर से उसकी दाईं आंख सुबह से फड़क रही थी, जिसे वह सिर्फ इसलिए इग्नोर कर रही थी क्योंकि हमेशा अच्छा और पॉजिटिव सोचना चाहिए। टीवी में समाचार इस प्रकार थे। सुपर हीरो ध्रुव और उसके साथी हुए आतंकवादियों के धोखे का शिकार। कुछ दिन पहले ध्रुव के दिखाए कारनामे से डरे हुए आतंकवादियों ने रात के अंधेरे का फायदा उठाकर किया पलटवार। देश को फिर से हुआ 6 जवानों को खोने का नुकसान। फिर से भारत माता के 6 पुत्र अब हमेशा के लिए सो गए हैं अपनी मां की गोद में। 6 शहीद जवानों को पूरा देश देगा भावभीनी श्रद्धांजलि। शहीद जवान ध्रुव की जगह उसकी मां निर्मला देवी को किया जाएगा सम्मानित। समाचार देखते देखते पूजा बेहोश हो गई और मां आंखों से आंसू बहाते हुए टीवी पर नजर गड़ाए ना कुछ देख रही थी और ना कुछ सुन रही थी, क्योंकि जो उसने सुना था उसके अलावा उसके सुनने लायक कोई बात नहीं थी दुनिया में। समाचार के शौकीन पड़ोसी लोग भी खबर सुनकर हमारे घर आने लगे थे। पिप पिप टिप पिप एक गाड़ी हॉर्न देकर लगातार चल रही थी और एक मोबाइल जो बार बार रिंग हो रहा था। बस की सीट के नीचे की तरफ लटका हेडफोन और बैग के ऊपर रखा हुआ सिर। फिर अचानक एक तेज ब्रेक से ध्रुव सीट से नीचे फिसल गया। बेइज्जती के डर से एकदम उठा और देखने लगा कि किसी ने उसे गिरते हुए देखा तो नहीं, वरना फिर से खिल्ली उड़ाने लगेंगे। शुक्र है सब मजे में सो रहे थे। बस एक ड्राइवर जागा हुआ था। खिड़की से बाहर झांकते हुए उबासी लेकर ध्रुव झट से बैठ गया। हे प्रभु, ये सुपर हीरो बनने के सपने क्यों इतने तंग करते हैं मुझे? आज वाला सपना तो बिल्कुल ही बेकार था। यह कहते हुए ध्रुव ने हेडफोन कान में डालते हुए पूजा को फोन किया। हेलो, उठ गई या सोई हो अभी? पूजा ने कहा कि नींद ही किसे आई है, पता नहीं जब आपने आना होता है तो नींद कहां गायब हो जाती है। अरे लेकिन अभी तो सुबह के 5 बज रहे हैं, पूरे 3 घंटे हैं मेरे आने में, और बस की रफ्तार जैसी है उस हिसाब से तो 4 घंटे भी लग सकते हैं, ध्रुव ने कहा। तब पूजा बोली कि आपके लिए नाश्ता भी तो पकाना है, मम्मी तो सुबह से ही किचन में खटपट करने लगी है, शायद कुछ स्पेशल बनाएगी आज। ध्रुव ने कहा चलो आराम से बनाओ, मैं भी आराम से आ रहा हूं। और हाँ, घर आकर तुम्हें आज वाला सपना बताऊंगा। आज तो सपना मेरा इतना खतरनाक था कि जब उठा तो पूरी आंखें भीग गई थी। पूजा बोली कि ऐसा भी क्या देख लिया? चलो ठीक है, घर आकर बताना, मैं भी कुछ काम कर लेती हूं, ओके बाय। ध्रुव ने फोन काटकर आंखें बंद करते हुए लंबी सांस ली। बाकी सारे साथी सोए हुए थे। अब ध्रुव को नींद नहीं आ रही थी। वह उस अजीब सपने के बारे में सोच रहा था और सोच रहा था कि मां सही कहती है कि मेरे सपनों पर किताब लिखी जा सकती है। एक बार फौज से रिटायर हो जाऊं, फिर लिखूंगा अपने सारे सपनों को। यह कहते हुए ध्रुव सोने की कोशिश करने लगा। बस के झटके और सफर और साथ में फिर एक नया सपना। ध्रुव की लाइफ तो नींद और सपनों में ही उलझ गई थी।
अभी तक के सपने में वह एक सुपर हीरो था। अगर नींद में देखेगा तो वह सुपर हीरो हमेशा सपने में ही रहेगा। असल जिंदगी में सुपर हीरो बनने के लिए खुली आंखों से सपने देखने पड़ते हैं और मेहनत करनी पड़ती है। खैर, ध्रुव को मेहनत करना पसंद था और तभी तो वह एक फौजी था। लेकिन यदि आपको भी अपने सपनों को पूरा करना है तो साथियों मेहनत करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि मेहनत और सफलता का कोई विकल्प नहीं होता और ना ही कोई शॉर्टकट होता है। साथियों, एक सैनिक के बारे में यह कहानी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और साथ ही साथियों कमेंट में आज आपको एक जय हिंद जरूर लिखना है। चलिए साथियों, मिलेंगे फिर और किसी बेहतरीन वीडियो के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, स्वस्थ रहिए।